हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन में। तो जी हाँ दोस्तों, आज आपकी आरआरबी ओल्ड पेपर की क्लास होने वाली है जिसकी संख्या होने वाली है 20 नंबर की क्लास होने वाली है। पिछली क्लासेस को आपको अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देखें। कहीं ना कहीं आपको ये प्रीवियस क्वेश्चन है जो आरआरबी में पूछे गए हैं वो आपको फ़ायदेमंद साबित ज़रूर होने वाले हैं। दोस्तों तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज की क्लास की, जिसका पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने ये रहा। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि जो कैनीफेल्टर सिंड्रोम जो होता है इसका क्या कॉज होता है, कॉज इसके क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक प्रकार से ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होती है जो देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसके अंदर कौन से क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होगी, कौन से क्रोमोसोम की एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी, तो आप सभी को पता है कि इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या होते हैं, आपके एक्स एक्स वाई क्रोमोसोम जो है उसकी एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है। तो कभी भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैनेफेल्टर सिंड्रोम किसी वजह से होता है, क्या कॉज होता है इसका, तो इसके अंदर जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होती है वो एक्स एक्स वाई यानी कि इसके अंदर एक्स एस वाई क्रोमोसोम की एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है। ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं, इसके बारे में समझाते हैं और कुछ भी समझाते हैं, इसके बारे में समझाते हैं। तो क्या होता है ये पूरा, इसके बारे में जानकारी आपको सामने लिखी हुई है। दोस्तों कैनीफेल्टर सिंड्रोम जो होता है इट इज आल्सो नोन एज सेक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी। इसको सेक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी भी कहा जाता है, जिसके अंदर आपके वन सेक्स क्रोमोसोम जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। वन सेक्स क्रोमोसोम आपका इंक्रीज हो जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, वन क्रोमोसोम जो होता है इंक्रीज हो जाता है, जिसके अंदर आपके मेल जो होते हैं उसके अंदर 44 प्लस एक्स एक्स वाई मेल्स के अंदर हो जाता है। यानी कि एक क्रोमोसोम की एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है जिसमें एक क्रोमोसोम जो होता है आपका बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। और बात करें इसके अंदर कि भाई ये ओनली किसको अफेक्ट करता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये ओनली मेल को ही अफेक्ट करता है। एम्स रायबरेली के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है 2018 के अंदर, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये होने वाला है। तो मेन को अफेक्ट करता है, मेल को अफेक्ट करता है। ऑब्नॉर्मलिटी किसकी होती है? एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो होता है आपका देखने को मिलता है, जिसके अंदर 44 प्लस एक्स एक्स वाई इन मेल्स होता है। यानी कि मेल के अंदर नॉर्मल देखा जाए तो एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर एक क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम भी एक्स्ट्रा इसके अंदर आ जाता है। तो दोस्तों अब बात करें कि साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं। तो साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं तो साइन एंड सिम्टम्स के अंदर इसके अंदर जो एक जो मतलब व्यक्ति जो होगा वो क्या होगा, एवरेज से टॉल होगा थोड़ा सा। उसके जो लेग होंगे वो थोड़े लंबे होंगे और आर्म्स जो होंगे वो भी उसके लंबे होंगे। ठीक है, और उसकी टेस्टिस जो होगी कैसे देखने को मिलेगी? फिर देखने को मिलेगी और स्मॉल देखने को मिलेगी। और उस व्यक्ति के अंदर क्या होते हैं, गायनेकोमेस्टिया देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं जो उसके अंदर प्रोलेक्टिन का सिक्रेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा अगर, तो गायनेकोमेस्टिया की कंडीशन देखने को उसके अंदर मिलती है। अब बात करते हैं कि सर उसके अंदर क्या है, तो दोस्तों उनके अंदर जो डेवलपमेंट होगा वो कैसे होगा, इनएडुकेट होगा। और उसके अंदर जो क्या हो जाएगा, सेक्स क्रोमोसोम जो होंगे वो कैसे देखने को मिलेंगे, इनएडुकेट देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? इनएडुकेट देखने को कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं आपके इस सिंड्रोम के अंदर। ठीक है, तो सब कुछ हमने बता दिया आपको इसके अंदर कैनिफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, क्या इसके अंदर साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं और मेल को अफेक्ट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। द थ्री टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज इज रिकमेंडेड बाय। तो थ्री टायर सिस्टम जो था पंचायती राज का वो किसने रिकमेंड किया था? तो आप सभी को पता होना चाहिए जो पंचायती राज जो था वो एक प्रकार से थ्री टायर सिस्टम होता है, जिसको किसने रिकमेंड किया था? तो वो किया था आपके बलवंत राय मेहता कमेटी। जो मेहता कमेटी थी आपकी, ठीक है, उन्होंने क्या दिया था, इसको एक प्रकार से एक थ्री टायर सिस्टम दिया था, जिसके आपके प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी लेवल होता है। इसी प्रकार से पंचायती राज के अंदर जिला पंचायत समिति ये सब होता है, ग्राम सभा ये सब चीज़ें होती है। तो थ्री टायर सिस्टम की अगर पूछा जाए पंचायती राज में किसने रिकमेंड किया था, तो आपका बलवंत राय कमेटी ने ये किया था, रिकमेंड किया था। चलिए अब आगे बात करते हैं। जो सिक टेस्ट होता है वो किसके डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए, सिक टेस्ट जो होता है वो कहीं ना कहीं इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, आपके डिप्थीरिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है? डिप्थीरिया के अंदर क्या होता है आपका सिक टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आपके क्या होते हैं, जो आपके स्वैब होता है, माउथ का स्वैब होता है बच्चों के अंदर से, वो लिया जाता है और इसका क्या कराया जाता है, इन्वेस्टिगेशन कराया जाता है, जिसके अंदर जो है सिक टेस्ट का सहारा लिया जाता है डिप्थीरिया के ट्रीटमेंट के लिए। तो कहीं ना कहीं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया इसका सही ना कहीं सही उत्तर हो जाएगा।
अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या पूछना चाह रहा है दोस्तों, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है आपकी छोटी आंत जो होती है, इसके अंदर लास्ट पार्ट कौन सा होता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है आपका 3 पार्ट पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं, 3 पार्ट पाए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जिसमें पहला जो पार्ट रहता है आपका वो होता है आपका ड्यूडेनम, ठीक है, दूसरा होता है आपका जुजुनम और तीसरा पार्ट होता है इलियम। तो ये पहला पार्ट होता है आपका ड्यूडेनम, दूसरा पार्ट होता है जुजुनम, तीसरा पार्ट होता है आपका इलियम। और सही उत्तर क्या है आपका इलियम। इलियम क्या होता है आपका सही उत्तर कहा जाता है। कभी पूछा जाए आपसे कि आप बता दीजिए लास्ट पार्ट कौन सा होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो आपको राइट अंदर कौन सा करके आना है, इलियम करके आना है। क्या करके आना है, इलियम करके आना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, इलियम हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। क्वेश्चन पूछा गया है कि रूम टेम्परेचर पर कौन सा एक प्रकार का लिक्विड होता है, कौन सा एक प्रकार का मेटल होता है जो लिक्विड होता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए। अगर बात की जाए रूम टेम्परेचर की, तो मरकरी जो होता है वो सबसे ज़्यादा देखा जाता है आपको हीट को, मतलब क्या बोलते हैं, हीट के बहुत निकटतम। मरकरी जो होता है बेसिकली लिक्विड हो जाता है रूम टेम्परेचर पर, लिक्विड देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, लिक्विड देखने को मिलता है रूम टेम्परेचर पर। क्या देखने को मिलता है, लिक्विड देखने को मिलता है आपका मरकरी रूम टेम्परेचर पर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। द ऑप्टिमल हेड सर्कमफरेंस विल बी 45 सेंटीमीटर। एक बच्चे का जब जन्म होता है तो उसका जो हेड होता है वो 45 सेंटीमीटर पर कब देखने को मिलेगा, कौन सी मंथ के एवरेज एज पर आपके क्या है बच्चे का जो हेड है वो 45 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो 12 मंथ होता है, यानी बच्चा क्या होता है 1 साल का जब हो जाता है, बच्चा जब 1 साल का हो जाता है तो उसका जो हेड सर्कमफेरेंस होता है वो कितना देखने को मिलता है आपको, 45 देखने को मिलता है। कितना देखने को मिलता है, 45 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। तो सही उत्तर था इसका 45 सेंटीमीटर। कितना, 45 सेंटीमीटर हेड सर्कमफेरेंस जो होता है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। 45 सेंटीमीटर 1 साल की एज पर कब देखने को मिलता है, 1 साल की एज पर आपका जो हेड सर्कमफेरेंस होगा वो आपका 45 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हेड सर्कमफेरेंस होता क्या है दोस्तों। तो इसको अच्छे से समझिएगा, एक बार अच्छे से समझाऊंगा इसको मैं। दोस्तों बात करें हेड सर्कमफेरेंस की, तो हेड सर्कमफेरेंस जो होता है ये रिलेटेड होता है आपके ब्रेन ग्रोथ से, ब्रेन का ग्रोथ और ब्रेन के डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है। इंट्राक्रेनियल वॉल्यूम कितना है उससे डिपेंड होता है कि आपके ब्रेन के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, ब्रेन का ग्रोथ हो रहा है, और ब्रेन का डेवलपमेंट जो हो रहा है उसके इंट्राक्रेनियल वॉल्यूम के डिपेंड करता है। बात की जाए आपके एवरेज हेड सर्कमफेरेंस, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका हेड सर्कमफेरेंस कितना होता है, नॉर्मली 33 से 35 सेंटीमीटर कहलाता है। कितना कहलाता है, 33 से लेकर 35 सेंटीमीटर नॉर्मली आपका जब बच्चा बॉर्न होता है तब देखने को मिलता है। और 12 साल पर 12 महीने पे कितना देखने को मिल जाता है इसका, 45 सेंटीमीटर देखने को मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं क्या है 10 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर के लगभग वो बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। और बात की जाए इसका कैसे देखने को मिलेगा, तो दोस्तों 3 मंथ पे इसका सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब बच्चा 3 मंथ का हो जाओ 40 सेंटीमीटर आपका हेड सर्कमफेरेंस देखने को मिलेगा। और बात करें 6 मंथ की, 6 महीने का जब बच्चा हो जाएगा तो 43 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। और बात की जाए 1 साल की, तो 1 साल में आपका हेड सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा, बढ़कर 45 सेंटीमीटर हो जाता है। बात करें 2 साल के अंदर तो हेड सर्कमफेरेंस 3 सेंटीमीटर और बढ़ जाएगा तो 48 सेंटीमीटर हो जाएगा। और बात करें 7 ईयर की तो 50 सेंटीमीटर कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि 12 साल के एज पे कितना देखने को मिलेगा, तो 52 सेंटीमीटर आपके 12 साल के एज पर देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बात की जाए 12 मंथ पे कितना देखने को मिलेगा, तो 12 मंथ पे आपका देखने को मिलेगा 45 सेंटीमीटर। और 12 साल पे कितना देखने को मिलेगा आपका, कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा आपका 52 सेंटीमीटर आपका हेड सर्कमफेरेंस होता है बच्चे का, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पायरोडॉक्सिन जो होता है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो आप सभी को पता है पायरोडॉक्सिन जो होता है विटामिन B6 को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, विटामिन B6 को पायरोडॉक्सिन कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। बात करें आपके B1 के बारे में, तो B1 को क्या कहा जाता है, थायमिन भी कहा जाता है, थायमिन कहा जाता है, ठीक है। B2 को क्या कहा जाता है, रेटिनॉल कहा जाता है, ठीक है। B2 को ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका, विटामिन B6 जो है पायरोडॉक्सिन उसको कहा जाता है। अब बात करते हैं कि इन विच स्टेज ऑफ लेबर प्लेसेंटा इज डिलीवर्ड। कौन सी स्टेज होती है जहाँ पे प्लेसेंटा डिलीवर हो जाती है। क्या पूछा गया आपसे, कौन सी एक प्रकार की लेबर की स्टेजेस होती है जहाँ पे प्लेसेंटा डिलीवर हो जाती है। तो लेबर की स्टेजेस बहुत तो सारी होती है, एक होती है आपकी, ठीक है, लेबर की स्टेज होती है, पहली स्टेज होती है जहाँ पर क्या होता है आपका सर्वाइकल डायलेशन देखने को मिलता है, 1 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर 3 फेज आती है आपकी, लेटेंट फेज आती है, एक्टिव फेज आती है और ट्रांजिशनल फेज आती है।
दूसरी बात करें लेबर प्रोसेस की, लेबर प्रोसेस जो कि सेकंड होती है, सेकंड स्टेज होती है लेबर की। सेकंड स्टेज में क्या होता है, 10 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन से स्टार्ट होता है, और बेबी का डिलीवरी जब हो जाती है, जहाँ पर क्या होता है आपका खत्म होता है, क्या होता है, बेबी की डिलीवरी हो जाती है, जहाँ पर सेकंड आपकी स्टेज खत्म होती है। बात की जाए लेबर के फर्स्ट स्टेज की, तो आपका यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, आपके बहुत ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। और आपकी जो वेजाइनल जो होती है वो 9 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाती है, वहाँ पर खत्म होता है। बात की जाए लेबर के सेकंड आपके इसकी स्टेज की, तो आपके 10 सेंटीमीटर फुल सर्वाइकल डायलेशन देखने को मिलता है, 10 सेंटीमीटर फुल सर्वाइकल डायलेशन देखने को मिलता है, और आपके बेबी की डिलीवरी जो जाती है उसके बीच में क्या देखने को मिलता है, आपका लेबर सेकंड का स्टेज देखने को मिलता है। थर्ड स्टेज की बात की जाए तो लेबर का थर्ड स्टेज जो होता है, लेबर का थर्ड स्टेज जो होता है, लेबर का थर्ड स्टेज में क्या देखने को मिलता है, आपका बेबी की डिलीवरी हो जाती है, और क्या हो जाता है, बेबी की डिलीवरी हो जाती है, और साथ में क्या होता है आपका जो आपकी, ठीक है, जो आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, ठीक है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड की भी डिलीवरी देखने को मिल जाती है आपकी, ठीक है, ठीक है। तो आपकी यूट्रस और अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है उसके अंदर डिलीवरी देखने को, सॉरी, अम्बिलिकल कॉर्ड की देखने को मिलती है डिलीवरी, ठीक है। तो थर्ड स्टेज ये कहलाता है आपका। फोर्थ स्टेज क्या होता है आपका, फोर्थ स्टेज में आपको टेम्परेचर, ब्लीडिंग, ये सब होती है, ये देखने को मिलती है। तो आपसे पूछा गया है कि प्लेसेंटा कौन सी स्टेज में डिलीवर होती है, तो सभी को पता होना चाहिए प्लेसेंटा डिलीवर होती है आपकी थर्ड स्टेज में, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा जो होती है डिलीवर कौन सी स्टेज में होती है, आपकी थर्ड स्टेज के अंदर अम्बिलिकल और प्लेसेंटा डिलीवर देखने को मिलती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड स्टेज के अंदर प्लेसेंटा डिलीवर देखने को मिलती है। अब बात करते हैं द नॉर्मल आईक्यू लेवल ऑफ द ह्यूमन बीइंग। अब पूछा गया है कि नॉर्मल आईक्यू कितना है ह्यूमन बीइंग का, कितना होना चाहिए, तो आप सभी को पता होना चाहिए। नॉर्मल आईक्यू की बात की जाए तो 90 से लेकर 110 क्या होता है आपका नॉर्मल आईक्यू देखने को मिलता है। एवरेज पर्सन का नॉर्मल जो होता है आईक्यू वो कितना देखने को मिलता है आपका, आपका एक 90 से लेकर 110 देखने को मिलता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों ये इसका राइट हो जाएगा आपका, ये वाला क्वेश्चन राइट हो जाएगा कि भाई 90 से लेकर 110 का देखने को मिलता है आपका नॉर्मल आईक्यू देखने को मिलता है। चलिए अब बात करते हैं डाउन सिंड्रोम किस नाम से कहा जाता है। तो आप सभी को होता है डाउन सिंड्रोम होता है, इसको किस नाम से जाना जाता है, आपका ट्राइसोमी 21 नाम से जाना जाता है। डाउन सिंड्रोम एक प्रकार से क्या होता है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होती है आपकी, ठीक है। तो इसके अंदर 21 नंबर क्रोमोसोम होती है, उसकी एबनॉर्मलिटी हो जाती है, तो इसकी वजह से क्या होता है आपका डाउन सिंड्रोम देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, ट्राइसोमी 21 होता है। क्या होता है, ट्राइसोमी 21 होता है। तो सही उत्तर क्या है आपका, ट्राइसोमी 21। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। डाउन सिंड्रोम के बारे में कुछ जान लेते हैं, कुछ अच्छी बातें जान लेते हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में। डाउन सिंड्रोम जो होता है इसको ट्राइसोमी 21 कहा जाता है, या फिर बात की जाए इसको मैंगोलिज्म भी कहा जाता है। ये जो एबनॉर्मलिटी होती है कौन से क्रोमोसोम के अंदर होती है, 21 नंबर क्रोमोसोम के अंदर एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है। अब बात करें साइन एंड सिम्टम्स की, तो साइन एंड सिम्टम्स इसके कौन से होंगे, तो ऐसे जो बच्चे होते हैं उसके नोज ब्रिज जो होता है, जो उसकी नाक जो होती है, नोज जो होती है उसका ब्रिज जो होता है वो कैसे देखने को मिलता है, डिप्रेस देखने को मिल सकता है, धसा हुआ देखने को मिल सकता है। और उसकी नडल नोज जो होती है उसकी वो कैसी देखने को मिलती है, सेडल देखने को मिलती है। अब बात की जाए उसका जो ऑक्सीपुट एरिया होता है, ठीक है, ऑक्सीपुट वाला एरिया जो होता है वो कैसे देखने को मिलता है, फ्लैट देखने को मिलता है। और इसके जो ईयर्स होते हैं, उसके ईयर्स के जो सेट होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे कान होंगे और लो होंगे, ठीक है, ईयर्स। और उसकी नेक जो होगी, गर्दन जो होगी, वो कैसी देखने को मिलेगी आपको, छोटी देखने को मिलेगी। और उसके बॉडी ऑर्गन जो होंगे वो भी कैसे होंगे, आपके ऑर्गन्स भी अफेक्टेड होंगे, वो है ना। ये सब क्या देखने मिलते हैं आपके जो होता है डाउन सिंड्रोम के, क्या देखने को मिलते हैं, साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि डाउन सिंड्रोम के अंदर कौन से क्रोमोसोम की एबनॉर्मलिटी हो जाती है, तो ट्राइसोमिक हो जाती है। 21 कुछ नंबर क्रोमोसोम की क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ट्राइसोमी 21 किस में देखने को मिलता है, डाउन सिंड्रोम में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफ बर्न इन द 24 हावर्स। देखिए बर्न जब भी देखने को मिलेगा आपको, बर्न कंडीशन जब भी देखने को मिलेगी तो उसके अंदर 24 जो हावर्स होते हैं ना शुरुआत के, बहुत अच्छे, बहुत ही उपयोगी होते हैं। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है आपको, सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको करना है कि उस व्यक्ति के अंदर क्या होता है, फ्लूइड का कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है, फ्लूइड बहुत ज़्यादा बॉडी से बाहर निकल जाता है। देखिए जब भी आपकी स्किन क्या होती है, ब्रेकडाउन होती है, जब आपकी स्किन ब्रेकडाउन होने को मिलती है, ठीक है, तो आपका एल्ब्यूमिन का लेवल भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एल्ब्यूमिन का लेवल भी कम हो जाता है, एल्ब्यूमिन का लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका ऑनकोटिक प्रेशर क्या होता है, कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑनकोटिक प्रेशर जो होता है वो डिस्टर्बेंस हो जाता है, जिसके अंदर आपके क्या सेल के अंदर से जो फ्लूइड होता है वो बाहर चला जाता है, बॉडी के बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी के अंदर जो फ्लूइड का लेवल हो जाता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, फ्लूइड का लेवल कम हो जाता है। तो फ्लूइड का लेवल कम हो जाता है तो उसको बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं, आप फ्लूइड थेरेपी देते हैं, क्या देते हैं, फ्लूइड थेरेपी देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है पहले तो 24 घंटे के अंदर। तो सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इमरजेंसी मैनेजमेंट की बात की जाए तो 24 जब हावर्स होते हैं, जब भी कोई पर्सन क्या होता है बर्न इंजरी हो जाती है, तो पहले 24 आवर्स में क्या देते हैं आप, इसको फ्लूइड को देंगे, फ्लूइड चढ़ाएंगे उसको। और सबसे इंपॉर्टेंट फ्लूइड कौन सा होता है आपका, RL, रिंगर लैक्टेट जो होता है, रिंगर लैक्टेट जो होता है बहुत ही इमरजेंसी फ्लूइड के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको देना व्यक्ति को होता है, ठीक है।
ठीक है, तो ये होता है 24 आवर्स के शुरुआत 24 आवर्स में क्या करते हैं आप फ्लूइड का रिसक्सिटेशन करते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका फ्लूइड का रिसक्सिटेशन कर देना। अब बात की जाए कि आपका फ्रेमवर्क या क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ए फ्रेमवर्क ऑफ क्वालिटी केयर डज नॉट इंक्लूड। आप जब भी क्वालिटी केयर किसी पेशेंट के अंदर दे रहे हैं, क्वालिटी केयर किसी पेशेंट को दे रहे हैं, तो आप एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। उसके अंदर कौन सी चीज़ नहीं होती है ये पूछा गया है। क्या है? नोट दिया गया है कौन सी चीज़ नहीं आप यूज में लेते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए जब भी किसी पेशेंट की आप केयर कर रहे हैं तो आपको फ्रेमवर्क का तैयार कर रहे हैं कभी भी, तो क्रिटिकल थिंकिंग आपको नहीं रखनी है। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग आपको कभी भी नहीं रखनी है। बात की जाए आपको प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेट करने होने चाहिए, आपके मिशन और वैल्यूज सेट होनी चाहिए। आप किस प्रकार से केयर देंगे उसकी गाइडलाइंस होनी चाहिए। तो ये आप क्या करते हैं, इसकी जरूरत पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन बात की जाए आप जब भी फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं किसी पेशेंट की क्वालिटी केयर देने के लिए, तो आप क्रिटिकल थिंकिंग इसमें कभी भी नहीं करते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करते हैं। इसमें नहीं पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्रिटिकल थिंकिंग आप एक प्रकार से क्वालिटी केयर का इंडेक्स नहीं होता है जब भी आप फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं, किसी भी क्वालिटी केयर दे रहे हैं किसी पेशेंट को। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि वर्मर सिंड्रोम क्या होता है दोस्तों। तो वर्मर सिंड्रोम के बारे में मैं आपको बता दूं कि वर्मर सिंड्रोम जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टर्म दिया गया है। देखिए वर्मर सिंड्रोम के बारे में जानेंगे। वर्मर सिंड्रोम क्या होता है? वर्मर सिंड्रोम को आप एक प्रकार से MEN, ठीक है, वर्मर सिंड्रोम को आप MEN1 के नाम से भी जानते हैं, MEN फर्स्ट के नाम से जानते हैं। यानी कि इसकी फुल फॉर्म जो होती है ये होती है आपकी मल्टीपल क्या होती है? मल्टीपल एंडोक्राइन क्या होती है? मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजिया होता है। क्या होता है? मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजिया देखने को मिलता है। तो ME टाइप फर्स्ट क्या होता है? टाइप फर्स्ट देखने को मिलता है, जो कि एक प्रकार से क्या है, बहुत ही ज़्यादा रेयर कंडीशन होती है। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, एक प्रकार से क्या होता है, ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है। क्या होता है? इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, आपके एंडोक्राइन ग्लैंड होती है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, उसके अंदर क्या होता है आपका ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो एंडोक्राइन ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, आपकी वर्मर सिंड्रोम के अंदर। और बात की जाए ठीक है इसकी सिम्टम्स की, तो इसके अंदर क्या होता है, अभी किडनी स्टोन्स देखने को मिलते हैं बहुत ज़्यादा व्यक्ति को। ठीक है, और क्या हो सकता है दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है, आपकी जो फर्टिलिटी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, फर्टिलिटी महिला जो होगी फर्टाइल नहीं हो पाएगी, फर्टिलिटी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और क्या हो सकता है, आपके जो बहुत ज़्यादा सीवियर अल्सर्स हो सकते हैं आपको। तो ये सब कंडीशन देखने को मिलती है वर्मर सिंड्रोम में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? MEN फर्स्ट। वर्मर सिंड्रोम जो होता है इसको मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लाज्मा टाइप फर्स्ट भी कहा जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ए ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया विच कैन सिंथेसाइज देयर फूड बाय द फोटोसिंथेसिस अंडर द कैटेगरी। देखिए दोस्तों, जब भी एक प्लांट होता है, ठीक है, एक प्लांट जो होता है, फूल जो होता है, प्लांट जो होता है, इसको क्या होता है, ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, ये छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। नाइट के समय में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है नाइट के समय में। तो एक प्रकार से क्या होता है, ये क्या होती है, एक प्रकार से एक प्रोसेस होती है जिसको क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। तो ये पूछा गया है कि कौन से ऐसे ग्रीन प्लांट और बैक्टीरिया होते हैं जो सिंथेसाइज होते हैं, देयर फूड को सिंथेसाइज करते हैं बाय द फोटोसिंथेसिस, वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, जो फोटोसिंथेसिस होती है ये कैटेगरी के अंदर रखे जाते हैं इनको, ऐसे प्लांट्स को, जिसको कहा जाता है प्रोड्यूसर्स। क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं। क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स मतलब कि प्रोड्यूस करना। क्या प्रोड्यूस करना? कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करना, ऑक्सीजन को छोड़ना और कार्बन डाइऑक्साइड को लेने। ठीक है, तो ये आपका फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस होती है, जिसको आप रेस्पिरेशन भी कहते हैं, प्लांट रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लांट का रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। तो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? वो प्रोड्यूसर कैटेगरी के अंदर आते हैं। ये आपको सही उत्तर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि भाई जेड क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज मतलब विच इज क्रोनिक इन्फ्लामेटरी एंड ऑटो इम्यून डिसीज अफेक्टिंग पेरीफेरियल साइनोवियल जॉइंट। देखिए दोस्तों, जो पेरीफेरियल साइनोवियल जॉइंट होता है, जो आपका घुटना होता है, ठीक है, जो आपका लेग्स होता है, जो आपका घुटना होता है ना आपका, ठीक है, ये क्या होता है, एक प्रकार से साइनोवियल जॉइंट होता है। ये क्या होता है? साइनोवियल जॉइंट होता है आपका। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि एक प्रकार की ऐसी क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी और ऑटोइम्यून डिसीज जिसके अंदर आपके जो पेरीफेरी होती है, जो आपके शरीर के दूर के ऑर्गन जो होते हैं,
ठीक है, उनके अंदर जो पेरिफेरल साइनोवियल जोन्स होते हैं उसके अंदर क्या देखने को मिलता है आपका इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसको कहा जाता है आपका क्या? रूमेटॉइड अर्थराइटिस। क्या कहा जाता है? रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहा जाता है। क्या देखने को मिलता है? रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहा जाता है, जिसके अंदर आपके जो पेरिफेरल जॉइंट्स होते हैं, जो आपके जॉइंट्स होते हैं, जैसे की बात की जाए आपके हिप जॉइंट हो गया, ठीक है, आपके देखिए, ठीक है, आपका देखिए आपका लेग के जॉइंट हो गया, ठीक है, ये सब जॉइंट्स होते हैं, वहाँ पर क्या देखने को मिलता है? आपके इन स्वेलिंग देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? स्वेलिंग देखने को मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है? आपको बॉडी को बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिलता है व्यक्ति को, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा नोट्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? नोट्स देखने को मिलते हैं, जिसको बात की जाती है रूमेटॉइड अर्थराइटिस उसको कहा जाता है। चलिए बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स ए इमीडिएट स्टेप ऑफ रिसक्टिटेशन ऑफ ए न्यूबॉर्न। देखिए दोस्तों, जब भी आप न्यूबॉर्न की केयर कर रहे हैं, जब भी उसका जन्म हुआ है, जब भी बच्चे का जन्म हुआ है, तो न्यूबॉर्न की क्या कर रहे हैं? आप केयर कर रहे हैं। तो उसके दौरान क्या होता है? एक प्रोसेस होती है जिसको कहा जाता है रिसक्सिटेशन। रिसक्सिटेशन मतलब कि कोई व्यक्ति है, जो बच्चा है, जो सांस नहीं ले पा रहा है, उसकी सांस के जन सिचुएशन देखने को मिलता है, तो रिसक्सिटेशन करते हैं आप। तो क्या करते हैं आप? सीपीआर करते हैं, ठीक है, सीपीआर देते हैं किसी व्यक्ति को। तो आप क्या करते हैं? रिसक्सिटेशन जब भी कर रहे हैं किसी न्यूबॉर्न के अंदर, तो सबसे पहले क्या करते हैं आप? एयरवे को मेंटेन करते हैं। क्या करते हैं? एयरवे को मेंटेन करते हैं, एयरवे को क्लियर करते हैं। क्या करते हैं? एयरवे को क्लियर करते हैं, किसी बच्चे को एयरवे को क्लियर करते हैं ताकि वो अच्छी तरह से सांस ले सके। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि आप कौन सा एक प्रकार से इमीडिएट स्टेप होता है न्यूबॉर्न को केयर करने का। जब भी आप बच्चे का जब जन्म होता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? उसका नेजल एयरवे को क्लियर करना होता है। क्या करना होता है? नेजल का जो एयरवे होता है उसको क्लियर करना पड़ता है। और सबसे पहले बात क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे हमेशा कि जब भी आप एयरवे को क्लियर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एयरवे को क्लियर कर रहे हैं, किसी बच्चे का एयरवे को क्लियर कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले सक्शन किससे करना है? सक्शन कहाँ से करना है? तो सबसे पहले आपको सक्शन करना है माउथ से, ठीक है, उसके बाद में आपको कहाँ से करना है? नोज से। तो माउथ से पहले आप सिक्रेशन को लेंगे, सक्शन करेंगे, उसके बाद में नोज से आप सक्शन करेंगे। तो ये आता है आपका रिसक्टिटेशन प्रोसेस आपकी होती है। अब बात करते हैं, ए डाइट इज ए सैचुरेटेड फैट कैन बी लिंक्ड इनटू। एक ऐसी डाइट, एक डाइट इन सैचुरेटेड फैट कैन बी लिंक टू। जो ऐसी डाइट होती है जिसके अंदर सैचुरेटेड फैट होते हैं, वो किससे लिंक होती है? आप सभी को पता होना चाहिए। तो आपका जो आंसर है इसका क्या हो जाएगा? हार्ट डिजीज। जब भी अगर आप सैचुरेटेड फैट खा रहे हैं, ठीक है, सैचुरेटेड फैट खा रहे हैं आप, तो कहीं ना कहीं क्या करता है? ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को क्या करता है? बढ़ाता है। क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को क्या करता है? बढ़ाता है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को इंक्रीज करता है। तो किससे रिलेटेड होता है? आपके कार्डिक और हार्ट डिजीज से रिलेटेड होता है। यानी कि आप अगर ज़्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल का सेवन कर रहे हैं, तो आपको कार्डिक और हार्ट डिजीज भी हो सकती है। अब बात की जाए आपको कितनी, आपको 200 की से कम होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, तो 200 कोलेस्ट्रॉल आपका 200 से कम होना चाहिए, नॉर्मल बात की जाए तो, ठीक है क्या? ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि वो डिस्कवर एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। आपकी एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को किसने डिस्कवर किया है, वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप सभी को पता चाहिए पेनिसिलिन जो होती है, ठीक है, ये सबसे पहली ऐसी एंटीबायोटिक थी जो डिस्कवर की गई थी। और किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी? ये डिस्कवर की गई थी आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो एंटीबायोटिक जो डिस्कवर की गई थी, वो क्या क्या की गई थी? आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा जो पेनिसिलिन थी, वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा क्या गई थी? आपकी डिस्कवर की गई थी। ये आपका सही उत्तर होने वाला है। चलिए बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज नॉट ए कंसिडर्ड एज ए इंडिकेटर ऑफ हॉस्पिटल सिस्टम। कौन से एक प्रकार का एस्पेक्ट नहीं होता है? क्या होता है? एस्पेक्ट नहीं होता है जो कि हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर देखने को मिलता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल सेटिंग का कौन सा एक प्रकार से एस्पेक्ट नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें है कि भाई मशीनरी, मशीनरी जो है वो हॉस्पिटल का एस्पेक्ट नहीं होता है। मशीन जो होती है बेसिकली आपकी, वो काम की जाती है आपकी फैक्ट्रीज के अंदर। आपको हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट का सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है, पब्लिक रिलेशन आपका बनाना जरूरी है, पेशेंट को क्वालिटी केयर देना जरूरी है। तो लेकिन मशीनरी की आवश्यकता इतनी नहीं होती है हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। तो इसको इंडिकेटर नहीं होता है हॉस्पिटल सिस्टम का मशीनरी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। कौन सा एक ऐसा मटेरियल होता है जो बायोडिग्रेडेबल होता है? क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है, ऐसा कौन सा मटेरियल होता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए। तो ऐसे मटेरियल जिनको बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है वो होते हैं आपके वुड। वुड होता है वो क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी कि आपके क्या हो जाएगा उसका, जमीन के अंदर जब लैंड के अंदर क्या होता है वो वापस से खत्म हो जाता है, मतलब कि खनिज लवण हो जाते हैं, मतलब जमीन के अंदर क्या होते हैं, ये हो जाते हैं डिग्रेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिग्रेड हो जाते हैं। और बात की जाए आपके और वेस्ट की, प्लास्टिक वेस्ट आपका नहीं हो सकता रिसाइकल, न्यूक्लियर वेस्ट भी रिसाइकल नहीं हो सकते, एल्यूमिनियम भी रिसाइकल नहीं हो सकता। लेकिन वुड जो होता है एक प्रकार से क्या होता है, ऐसे एक प्रकार का ऐसा मटेरियल होता है
बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जिसको अगर सड़ जाए तो ठीक होने को मिलता है। ठीक है, अब लास्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नॉर्मल वेरिएबल्स इज आल्सो नोन एज, नॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं इसको क्या कहा जाता है और किस नाम से जाना जाता है? तो नॉर्मल वेरिएबल होते हैं इसको कैटेगरी वेरिएबल भी कहा जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? नॉर्मल वेरिएबल को किस नाम से जाना जाता है? तो कैटेगरी वेरिएबल इसको जाना जाता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। और आरआरबी के ओल्ड पेपर जो हैं और प्लस आपको नर्सिंग की बुकलेट जो है वो आपको मिल रही है मात्र कितने रुपए में? नर्सिंग की बुकलेट आपको मिल रही है मात्र कितने रुपए में? आपको 299 रुपीज़ में मिल रही है। ठीक है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे रहा हुआ है व्हाट्सअप चैनल का, वहाँ पर जाकर मैसेज कीजिएगा। ठीक है, आपके व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इस वीडियो के। वहाँ पर आपको पूरा जो कोर्स है आरआरबी का वो पूरा मिल जाएगा 299 में, जिसको आपका आरआरबी के प्रीवियस ओल्ड पेपर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और साथ में क्या मिल जाएगा? नर्सिंग की बुकलेट मिल जाएगी जिसके अंदर इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स विद रैशनल आपको दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एक कमेंट प्यारा से कर दीजिएगा ताकि हमको भी ऐसे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।